नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है बेटा आप सभी का आपके अपने एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और अपनी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में। ठीक है बेटा। अब बात जब हो रही है बेटा जीन पियाजे के बारे में, तो तुरंत सबके दिमाग में जो पहली चीज आती है कि सर क्या बताएंगे। भाई सब जीन पियाजे के नाम से तो सब परिचित हो, पियाजे, कोहलबर्ग, वैगोत्स्की। ये बताने की जरूरत नहीं होती है, सिद्धांत का नाम लगभग लगभग सबको पता है। तो सबके दिमाग में क्या आया कि सर अभी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताएंगे। तो आज हम लोग जीन पियाजे से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं जो आपके एग्जाम में वो कहीं पर भी पूछ सकता है, वो सारी बातें हम लोग अपनी जीन पियाजे की इस क्लास में करेंगे। आपको काफी कुछ नया मिलेगा आपकी अपनी आज वाली क्लास में। ठीक है, चलो पहले हेडिंग बनाऊं, लिखो जीन पियाजे। जीन पियाजे। अब बताओ बेटा, सबसे पहला जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। जन्म और मृत्यु बता दो इनका जल्दी से। तो 1896 में जन्म हुआ था आपके जीन पियाजे साहब का, और 1980 में तक ये जीवित रहे। ठीक है, 1980 तक जीवित रहे। दूसरा सवाल, निवासी कहां के थे, यानी कि रहने वाले कहां के थे। तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। स्विस आपको मिलेगा, जो जैसे जो इंडिया में रहता है उसको इंडियन बोलते हैं, जो इंग्लैंड में रहता है उसको इंग्लिश बोलते हैं, वैसे जो स्विट्जरलैंड में रहता है उसको स्विस बोलते हैं। तो कई जगह आपको स्विस निवासी दिख जाएगा। तो स्विस का मतलब बेटा स्विट्जरलैंड ही होता है। कहां के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड। भाई नाम तो स्विट्जरलैंड सबकी जबान पर रटा होगा, देखो चेहरे पे मुस्कुराना कि स्विट्जरलैंड चलेंगे सर घूमने। तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे आपके जीन पियाजे साहब। फिर आती है बात कि सिद्धांत कौन कौन से दिया इन्होंने, कहां कहां से, यहां इनके सिद्धांत में क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं, यही तो बात हुई ना। देखो बेटा, पहली चीज तो आप ये जान गए कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। काम क्या करते थे, क्या ये मनोवैज्ञानिक थे? नहीं, ये पहले मनोवैज्ञानिक नहीं थे। इनका सिद्धांत तो बाद में मनोविज्ञान में आया। पेशे से ये बायोलॉजिस्ट थे, जंतु विज्ञानी थे। काम क्या था, तो ये पेशे से जंतु विज्ञानी थे। क्या थे, जंतु विज्ञानी, यानी कि आपके बायोलॉजिस्ट बोल सकते हो आप इनको। ये आपके एक बायोलॉजिस्ट थे। क्लियर। तो ये हो गया इनका जन्म, इनका देश और इनका काम। अब इनका एक स्टेटमेंट, जो उस स्टेटमेंट को जो उसने समझ लिया, वो पियाजे से जुड़े 60 से 70% क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। ठीक है, देखो पियाजे ने एक चीज बोली थी कि बच्चा क्या है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। तो यानी कि जब वो बच्चे को उन्होंने नन्हा वैज्ञानिक बोल दिया और बताया कि अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, तो जब वो अपनी नॉलेज का निर्माण खुद से करता है, तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि यानी कि बच्चा, अगर आप देखो, यानी कि इन्होंने कैसी बात किया, इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात किया, इन्होंने बच्चे के सक्रिय होने की बात कह दी। भाई ज्ञान का निर्माण करता है यानी कि बच्चा सक्रिय है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात करें तो वहां पर भी बच्चा सक्रिय था। उन्होंने बोला था कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। इन्होंने बोला कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। कैसे करता है, वो अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से करता है, लेकिन वो रहता है इस वातावरण में, चीजों को ढूंढता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो बच्चे को सक्रिय दोनों लोगों ने बोला है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। जब हम लोग अपनी प्रैक्टिस वाली क्लास करेंगे ना, तो मैं दिखाऊंगा आपको। मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि देखो पियाजे का ये स्टेटमेंट है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। तो यहां से ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ये 6 बजे वाली क्लास में मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराता हूं और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो देख लो बेटा। उन्होंने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, और वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। यानी कि बच्चे को उन्होंने एक्टिव बोल दिया,
कि बच्चा एक्टिव रहता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना। कई बार आपसे एग्जाम में बेटा डायरेक्ट भी पूछ लिया है कि बच्चे को, बालक को एक नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट में, ये जो लाइन है ये डायरेक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछी गई है, और इनडायरेक्टली तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, वो तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं आपसे। ठीक है, अब यहां पे बेटा एक चीज और आई कि क्या पियाजे ने सिर्फ संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है, या कोई और भी सिद्धांत है जो हमको इनका पढ़ना है? तो याद रखना कि पियाजे ने पहले भाषा एवं विचार का सिद्धांत दिया, फिर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, और लास्ट में इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दिया। तो यानी कि एक नहीं 3 सिद्धांत हैं। अभी तक नैतिक विकास की जहां पर भी बात आती थी आप सीधे पहुंच जाते थे किस पे? कोहलबर्ग पे। ठीक है, वाइगॉत्स्की समाज से कोहलबर्ग नैतिक पे, लेकिन कोहलबर्ग से पहले नैतिकता का सिद्धांत दिया है आपके पियाजे साहब ने। तो एक लाइन लिखो, इनके सिद्धांत निम्न है, इन्होंने निम्न सिद्धांत दिए, निम्न सिद्धांत दिए। देख लो बेटा कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। पहला बेटा इन्होंने भाषा एवं विचार का सिद्धांत दिया, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। दूसरा दिया था इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। और तीसरा इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको आप लोग बोलते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, नो डाउट। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इसीलिए ज्यादातर टीचर्स आपको यही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां पे इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, याद रखना कि यही न्यू है, इसी को देख करके फिर कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत बनाया है। तो पहले इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, बाद में दिया है, तो इसलिए इनका भाई अब और इंपॉर्टेंट हो गया जानना से। भले ही क्वेश्चन आपसे कम पूछे जाते हैं लेकिन जानते रहो, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत की मतलब प्रेरणा कहां से थी, तो प्रेरणा उनको यही जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत था। ठीक है, पहले इन्होंने दिया था, बाद में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो ये वाली बात क्लियर हुई। अब हम लोग इनके एक एक सिद्धांत को बेटा अच्छे से कवर करेंगे। पहला देखो, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इन्होंने दिया था भाषा एवं विचार का सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। अब जब बात कर रहे हो बेटा भाषा एवं विचार के सिद्धांत की, तो ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल। इन्होंने भाषा के 2 प्रकार बताए हैं, इन्होंने भाषा के 2 प्रकार बताए। एक बताया कि आपके अंदर एक होती है सामाजिकृत भाषा और एक होती है अहम केंद्रित भाषा। जब आप सिर्फ अपनी बात करो, सामने वाले की ना सुनो, तो उसको बोलते हैं अहम केंद्रित भाषा। और जब आप अपनी सुनो और अपनी सुनाओ और सामने वाले की भी बराबर सुनो, मतलब खुद बोलो और सामने वाले को भी बोलने का मौका दो, तो वो होती है आपकी सामाजिकृत भाषा। लेकिन जब आप सिर्फ ये चाहते हो कि जो मैं कह रहा हूं वही पूरी दुनिया सही मान ले, जो मैं कहूं वही सही है, तो ये होता है आपका अहम केंद्रित भाषा। तो पियाजे ने भाषा के 2 प्रकार बताए, पियाजे ने 2 प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं। एक है बेटा आपका अहम केंद्रित भाषा, अहम केंद्रित भाषा, इसको आप लोग बोलते हो ईगो सेंट्रिक स्पीच। क्या बोलते हो? ईगो सेंट्रिक स्पीच। ठीक है, और एक बताया इन्होंने सामाजिकृत भाषा, सामाजिकृत भाषा। दोनों मैंने आपको बताया बेटा कि जब आप सोचो कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है,
सामने वाले की सुनना गलत है, सिर्फ जो मैं कहूंगा वही सुनो, तो अहम केंद्रित। और अगर आप अपनी भी सुना रहे हो और सामने वाले मुझको भी सुन रहे हो और अपनी भी सुना रहे हो, ठीक है, जब हम दोनों में बराबर का दो तरफा कन्वर्सेशन चल रहा है, जब दो तरफा कि आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो सामाजिकृत भाषा बोलते हैं उसको। इसको बोलते हैं सोशलाइज्ड स्पीच, सोशलाइज्ड, सोशलाइज्ड स्पीच, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी याद रख लो। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा कब एकदम जिद्दी होता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं मुझे चिप्स का पैकेट चाहिए, मम्मी कह रही नहीं बेटा अभी खाए हो बाद में, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, लौट जाएंगे, रोने लगेंगे, जितनी नौटंकी कर सकते हैं भले उसके चक्कर में पीट दिए जाएं, लेकिन जितना पॉसिबल नौटंकी है मैं भाई करूंगा, मुझे चिप्स खाना है तो खाना है, आइसक्रीम वाला आ गया है तो अब चाहिए तो चाहिए, कोई कुछ भी कह लो, नहीं सुनेंगे, किसी के नहीं सुनेंगे। नहीं बेटा ठंडी बहुत है तबीयत खराब, नहीं मुझे खाने हैं मैं लेट जाऊंगा। क्या है कि सिर्फ मेरी सुन रहे हो, सिर्फ अपनी सुना रहे हो, सिर्फ अपनी सुना रहे हो, मेरी तरफ से जो मैं कह रहा हूं सब बेकार है। तो ये है आपका अहम केंद्रित। और ये बच्चा करता है कब, जब वो जिद्दी होता है। जिद्दी कब होता है, जब वो शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में ये क्वालिटी पाई जाती है अहम केंद्रितावाद की, ठीक है। तो ये कब होगी, ये होगी आपकी शैशवावस्था में। कैसी है ये, तो ये एक तरफा होती है, एक तरफा, सिर्फ बच्चा अपनी सुनाता है, दूसरे की नहीं सुनता। दूसरी भाषा बेटा हमारे पास है सामाजिकृत भाषा। तो अब अंतर तो एक तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि अगर वो एक तरफा होती है तो यानी कि ये दो तरफा होगी, हम अपनी भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे और आपकी भी सुनेंगे, यानी कि दो तरफा हो जाएगी। और ये कब आता है, जब बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू होता है, समाजीकरण शुरू होता है। और बच्चे के अंदर समाजीकरण कब शुरू होता है, शैशवावस्था के बाद। कब शुरू होता है, शैशवावस्था के बाद। क्लियर। तो ये दो प्रकार की भाषा है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से आपके लिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ये अहम केंद्रित भाषा किसने अवधारणा दिया, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको हमेशा बना रहता है वाइगोत्स्की के और जीन पियाजे के भाषा के बारे में। भाई वाइगोत्स्की ने कहा था प्राइवेट स्पीच के बारे में, उन्होंने बताया कि जब बच्चा स्वयं से बात करता है, यहां क्या होता है बच्चा आपसे बात करेगा लेकिन आपकी बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ अपनी सुनाएगा। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा आपसे नहीं, वो खुद से बात करेगा। जब हम स्वयं से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाएंगे तो उसको प्राइवेट स्पीच या निजी वाक्य बोलेंगे, उसकी अवधारणा वाइगोत्स्की ने दिया था। लेकिन जब मैं सिर्फ अपनी बात आपसे कहूंगा, आपकी बात नहीं सुनूंगा, एकदम जिद्दी बना आ जाएगा मेरे अंदर कि जो मैं कह रहा हूं बस वही सही है, तो उसको बोलते हैं अहम केंद्रित भाषा या ईगो सेंट्रिक स्पीच। और इसकी अवधारणा जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। पियाजे ने जो अपना ये वाला सिद्धांत दिया, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, इसके लिए उन्होंने एक अध्ययन किया था, एक स्टडी किया था, और वो रूसो इंस्टीट्यूट में किया था, ठीक है। कहां किया था, रूसो इंस्टीट्यूट में किया था। चलो ये तो बात हो गई, एक आपकी जनरल जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि भाषा एवं विचार का सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए इन्होंने स्टडी किया था रूसो इंस्टीट्यूट में। इसके बाद एक बात जो मैंने आपको वाइगोत्स्की में पहले बताई कि वाइगोत्स्की ने भाषा को इंपॉर्टेंस दिया है। उनका कहना था कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उसमें सबसे ज्यादा रोल भाषा का होता है। अगर भाषा ना हो, भाई मेरे मन में लाखों विचार चल रहे हैं, मेरे मन में लाखों विचार चल रहे हैं, लेकिन अगर मेरे पास भाषा ही नहीं है उसको अभिव्यक्त करने का, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, जब तुम भाई एक बात बताओ, मैं अपने दिमाग में हजारों चीजें सोच रहा हूं लेकिन आपको ना बता पाऊं, मुझे पूरा जीन पियाजे बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, मुझे पूरा जीन पियाजे बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन अगर वो जीन पियाजे, अगर ये भाषा ना होती तो क्या मैं आपको समझा पाता, नहीं समझा पाता। तो क्या ऐसे जीन पियाजे समझने का मेरा कोई महत्व है कि सर बहुत अच्छे हैं, सर के दिमाग में सब है लेकिन सर कुछ बता नहीं पा रहे हैं, सर बोल नहीं पा रहे हैं, सर समझा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे जीन पियाजे से कोई मतलब नहीं रह जाता फिर आपको, है ना। भाई भाषा है तो मैं आज, अब मुझे समझ है, मैं आपको समझा भी पा रहा हूं, जीन पियाजे के बारे में मेरे दिमाग में जो विचार है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ये सोचना था वाइगोत्स्की का। उन्होंने कहा भाषा इंपॉर्टेंट है, विचार बाद में आते जाते रहेंगे। उसका ठीक उल्टा कहा किसने, आपके पियाजे ने। इन्होंने कहा कि भाषा बाद में जरूरी है, पहले विचार मायने रखते हैं। इन्होंने कहा कि चलिए मान लिया, आप कैसे क्लियर करोगे, मैं तुमसे कह दूं, जैसे अपने यहां एक जैसे मोटे तगड़े लोग होते हैं तो उनको हाथी कहते हैं, हाथी भैंस हो गए हो, बिल्कुल हाथी की तरह मोटाते जा रहे हो, ठीक है। अब तुम जा रहे थे, तो ऐसे जा रहे थे, मैंने सोचा कि हाथी हो का, हाथी हो क्या,
अब एक बात बताओ, तुम बगल में जा रहे थे, एक हाथी थोड़ी दूर वहां आगे जा रहा था, मान लो यहां पे तुम खड़े थे, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, ये मैं हूं, ठीक है, और यहां पे एक हाथी है। अब हाथी तो नहीं बना पाऊंगा मुझे लग रहा है, ये चिड़िया उड़िया बन जाएगी यार, रहने दो मुझसे, एक मिनट रुको, यहां पे मैं लिख देता हूं सीधा हाथी। मान लिया कि यहां पे एक हाथी है। अब यहां पे मेरी आपसे बन नहीं रही है, ठीक है, हमारी आपकी हो गई लड़ाई। मैंने कहा हाथी हो, हाथी हो, तो अब आपने देखा मुड़ के, आपकी एक तो मेरी वैसे नहीं बन रही थी, अब आपको लगा पक्का इसने मुझे हाथी कहा है, थोड़ा सा तुमको मोटा कर दें ताकि तुमको लग भी जाए, ये देखो, ठीक है, तुम मोटे हो गए। अब एकदम आग बबूला, तुमने मुझे हाथी कैसे किया? अच्छा, अब भाई वहां पे और भी लोग खड़े थे, भाई मैंने तुमको हाथी कब कहा? भाई भैया आपने देखा मैंने इनको हाथी कहा? अरे वो देखो, वो ये देखो, ये हाथी खड़ा था तो मैंने कहा हाथी है, हाथी है क्या, मैंने इस तरह से जानने की कोशिश की। तो अब मैंने इसको हाथी कहा था अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए, या फिर मैंने इस हाथी को देख करके हाथी शब्द का यूज किया था? ये सिर्फ मैं जानता हूं, मेरे विचार जानते हैं। भाषा भाषा मेरे पास लाख हो, लेकिन आप इस भाषा से बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाओगे कि मैंने हाथी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, ठीक है। ये सिर्फ मेरे विचार बताएंगे आपको कि हाथी मैंने किसको किसके लिए यूज किया है यहां पे। तो इसीलिए जीन पियाजे ने यही सब सोचा और बोला फिर कि देखो भैया, इस बार ये चीज बिल्कुल बोलने वाले के विचार पर निर्भर करता है कि उसने हाथी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। नहीं तो जब तक भाषा का सहारा लेकर के हम नहीं क्लियर कर सकते कि हाथी शब्द किसके लिए यूज हुआ है, इसीलिए पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। पियाजे ने पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। यानी कि इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दिया? इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है बेटा विचार को। पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। क्लियर बात? देखो, तुम हाथी हो, एग्जाम्पल लिख लो एक, तुम हाथी हो। इस वाक्य से यह नहीं पता चल रहा, यह नहीं पता चल रहा कि हाथी किसी जानवर के लिए प्रयुक्त हुआ है। हाथी शब्द जानवर के लिए प्रयुक्त हुआ या किसी मोटे आदमी के लिए, या किसी मोटे व्यक्ति के लिए, मोटे व्यक्ति के लिए, या सिर्फ बोलने वाले के विचार से स्पष्ट होता है, या सिर्फ बोलने वाले के विचार से स्पष्ट होता है कि हाथी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। किसके लिए
हाथी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? भाई अब मैंने आपको समझाया बेटा, ये समझ में आया ना, लिखवा भी दिया इसीलिए बहुत अच्छे से कि कभी भी एग्जांपल पढ़ोगे तो याद आएगा कि सर ने क्लास में कैसे बताया था। एक मोटा आदमी खड़ा है, दूर पे एक हाथी खड़ा है, आदमी बगल में है, हाथी दूर है, और बहुत प्यार से बोल रहे हैं तुम हाथी हो, चेहरे पे स्माइल है, कह तो रहे हैं, गुस्से में नहीं कह रहे हैं, अरे तुम हाथी हो। अब देखो, अब चेहरे पे स्माइल है, अब हाथी भी खड़ा है, आदमी भी खड़ा है, अब मेरी उससे थी दुश्मनी, गुस्सा बड़ा भरा पड़ा था, अब उसको तो मैंने सुना दिया कि हथिया आ गए, बिल्कुल हाथी हो तुम। लेकिन अब वो आदमी जब मेरे से बहस करने आएगा तो मैं कह दूंगा वो हाथी खड़ा, मैंने उसको बोला कि तुम हाथी हो भाई। अब कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं। अब ये तो भाई मैं ही क्लियर कर सकता हूं ना कि मैंने हाथी किसे बोला। भाई देखो, भाषा तो मैंने यूज किया कि तुम हाथी हो, तो यानी कि भाषा से तो कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब मेरे विचार बताएंगे ना कि मैंने उसको हाथी बोला या इनको हाथी बोला। क्लियर? तो इसीलिए इससे आई होप बेटा बढ़िया से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, फिर बताऊंगा कि विचार इसीलिए आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार भाषा का प्रयोग होने के बावजूद भी विचार क्लियर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए विचार को भाषा से पहले रखा है, विचार को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, पियाजे ने अपना ये वाला जो सिद्धांत है इसको पब्लिश किया था, इनकी एक किताब थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, उस किताब में इन्होंने सिद्धांत को लिखा है। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, यह सिद्धांत उनकी पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। यह सिद्धांत उनकी पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। क्लियर हुई बेटा बात? तो ये हो गया आपका पूरा पहला सिद्धांत जो मुझे बताना था, वो मैंने आपके लिए पूरा कर दिया। ठीक है, कि यह सिद्धांत उनकी पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका भाषा एवं विचार का सिद्धांत। कुल दो तरीके की भाषा बताई है, एक अहम केंद्रित और एक सामाजिकृत, और विचार को भाषा से पहले रखा है। तो ये हो गया भाषा एवं विचार का सिद्धांत। अब अगला सिद्धांत जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या? पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा, पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। अब जो बेटा नैतिक विकास का सिद्धांत है इसको भी इन्होंने तीन अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी? देखो, इन्होंने इसको भी तीन अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी तीन अवस्थाएं? पहली अवस्था जो इन्होंने बताई उसको बोला इन्होंने पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी बताई है परायत अवस्था, और तीसरी बताई है स्वायत्त अवस्था। समझो बात को कैसे। इसको बोला पहला पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था, आपको भी पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास नैतिकता नहीं होती है, नैतिकता शून्य होती है, बाद में उसके अंदर नैतिकता डेवलप होती है। तो फिर आएगा परायत नैतिक अवस्था। परायत नैतिक अवस्था, परायत को बेटा और क्या बोलते हैं? तो परायत को पराधीन भी बोलते हैं। और फिर आता है स्वायत्त नैतिकता। स्वायत्त स्वतंत्र नैतिक अवस्था। ठीक है, स्वतंत्र नैतिकता। तीनों के लिए इन्होंने एज भी डिफाइन कर दिया था। पहला, अच्छा ये बताओ, जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआत में उसके अंदर नैतिकता शून्य होती है। आपको याद होगा, अंकल आए हैं, आंटी आए हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम अपना खेल में बिजी हैं तो बिजी हैं। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, मम्मी पापा सिखाना शुरू करते हैं कि अंकल आंटी आए हैं तो नमस्ते बोलो। अब अंकल आंटी के लिए मिठाई और पानी आया, अंकल आंटी ने नहीं उठाया, पहले हमने उठा के 4 लाया था, 2-3 तो उसमें से निपटा दिया, गट गट, मम्मी ऐसे आंख दिखा रही है, तुम कहाँ सुनने वाले भैया। फिर धीरे धीरे आपके अंदर नैतिकता डाली गई कि भैया कोई आता है उसको पानी दे, पहले उसको खाने के दो, जब बचता है तब खुद खाया जाता है, वो भी जब किचन में वापस पहुंच जाए तब खाया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि हमारे अंदर नैतिकता शून्य होती है। तो यहाँ पे नैतिकता शून्य होती है। इसकी एज क्या है? इसकी एज इन्होंने बताई थी 0 से 5 साल, कि 5 साल तक के बच्चे के अंदर नैतिकता, कोई भी नैतिकता नहीं होती है।
इसीलिए इसको बोल दिया जाता है शून्य नैतिकता। परायत नैतिकता, जब नैतिकता दूसरे के अधीन हो, जब नैतिकता दूसरे के अधीन हो। अब जैसे 5 साल के बाद ही आएगी है, 5 साल से 9 साल तक होती है, 5 साल से 9 साल तक होती है। परायत का मतलब क्या हुआ? जैसे अब मम्मी ने कह दिया कि जीव को मारना पाप है, चींटी, हाँ देखो चींटी जाती थी, आपके अंदर नैतिकता नहीं थी, आप जब भी पाते थे चींटी को मार दबा के खत्म कर दिए चींटी को। अब मम्मी ने कहा बेटा जैसे तुम्हें दर्द होता है जब तुमको मार पड़ती है, इसको भी दर्द होता है, मत मारा करो बेटा। अब आपके अंदर क्या हुआ? नैतिकता मम्मी के पापा के समझाने की वजह से, कहने की वजह से आई। अब आप क्या करोगे कि आप जब भी चींटी आएगी कोई और भी कहेगा नहीं मारना है, नहीं मारेंगे इसको, दर्द होता है, चींटी मारना गलत है, पाप है, मम्मी बोली है जीव कि चींटी मारना पाप है, गंदी बात, नहीं मारेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पे नैतिकता दूसरे के अधीन होती है। ठीक है, परायत या पराधीन नैतिकता, जब नैतिकता दूसरों के अधीन होती है तो उसको बोलते हैं परायत नैतिकता। ठीक है, इसकी एज क्या है? इसकी एज है 5 to 9 ईयर्स। जब नैतिकता दूसरों के अधीन हो, जब नैतिकता दूसरों के अधीन हो, दूसरों के अधीन हो, जब नैतिकता दूसरों के अंडर में होती है तो उसको बोलते हैं परायत नैतिकता। ठीक है बेटा, फिर आता है आपका स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नैतिक सापेक्ष। 9 साल के बाद, 9 साल के बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, 9 के बाद बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब स्वतंत्र, कौन सी चीज नैतिकता के दायरे में आएगी, कौन सी चीज नैतिकता के दायरे में नहीं आएगी, इसको पूरा, वो उसके पास अब फुल राइट है, वो अपने पूरा अधिकार रखता है कि वो किसको नैतिक मानेगा किसको नहीं। अच्छा देखो, यहां पे जीव को मारना पाप है, चींटी को मारना पाप है, मम्मी ने समझा दिया, पापा ने समझा दिया, अब ये नहीं मारेगा। अब जब इस स्टेज में, यहां पे तो सांप आ रहा होता है, उसको भी नहीं मारेगा, उसके साथ खेल लेगा, लेकिन जब इस स्टेज पे आएगा, स्वायत्त या स्वतंत्र वाली स्टेज पे, तो जब इसको पता होगा कि इस चीज से नुकसान है, जैसे अब भाई उस स्टेज में बच्चे को बताया कि चींटी मारना पाप, नहीं मारा। यहां पे जब आप मान लिया आप बड़े हो गए, आप 9 साल के बाद आप 18 साल के होते होते आर्मी में चले गए, 16 साल के बाद आप आर्मी में चले जाते हो, सामने आतंकवादी खड़ा है। अब क्या तुमको याद आएगा यार मम्मी ने कहा था किसी को मारना नहीं है, यहां तो इसको मार देंगे, भी गोली मार देंगे, ये मर जाएगा? नहीं, वहां पे आपकी नैतिकता स्वतंत्र हो जाती है, परिस्थिति पर निर्भर करती है। भाई आपको पता है कि ये मानव जाति के लिए हार्मफुल है, इसको मारने से 10 लोगों को, 50 लोगों की, 100 लोगों की मैं जान बचा सकता हूं, तो तुरंत आप उसको गोली मार दोगे, 1 सेकंड सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या होता है कि जब स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता होती है तो यहां पे नैतिकता निश्चित नहीं होती है, परिस्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसको लिख लो, नैतिकता निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, यह परिस्थिति पर निर्भर करती है। यहां पे नैतिकता निश्चित नहीं है, अपितु यह परिस्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, अब यह सिद्धांत कहां से लिया गया, इसी पेज पे लिख लो। यह सिद्धांत इनकी पुस्तक मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया, ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया। यह सिद्धांत इनकी पुस्तक मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया। ठीक है, क्लियर बेटा? तो इसको याद रखना कि इस किताब का नाम, कि इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो इन्हीं की किताब है मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, वहां से लिया गया है। तो ये हो गई बेटा पूरी कहानी इनके नैतिक विकास के सिद्धांत की। अब इसके बाद
आएगा आपका जो मेन सिद्धांत है जिसके बारे में हमको बात करनी है, वो है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हेडिंग बनाओ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और देखो सिद्धांत टोटल 4 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया, आपको भी पता है। सबके लिए एक एज डिफाइन कर दी, वो भी सही है, लेकिन किस एज में कौन सी क्वालिटी बच्चा शो करेगा, इसके लिए इन्होंने कुछ शब्दों का यूज किया है जो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आएगी। हम लोग क्या करेंगे, पहले उन शब्दों को समझेंगे, लास्ट में स्टेजेस में तो अपने आप उसको रख देंगे उठा के। तो लिखो पहले लिखो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अच्छा, अब ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये कब से कब तक चलता है, तो बेटा याद रखना कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कब? लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत चलता है। कब तक चलता है? लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत हमारा विकास होता है संज्ञानात्मक का, जीवन पर्यंत। अच्छा, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता होगा कि सर ये कॉग्निटिव क्या होता है। तो बेटा ये जो कॉग्निटिव होता है, इसको आप कभी भी जोड़ोगे तो आप इसको अपने मस्तिष्क से जोड़ सकते हो। किससे? मस्तिष्क, माइंड का डेवलपमेंट, मस्तिष्क का डेवलपमेंट, मस्तिष्क, सिर, चिंतन करने से, मतलब जितना भी आपका ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं आप उनसे जोड़ सकते हो। मस्तिष्क हो गया, सिर हो गया, चिंतन हो गया, मानसिक विकास से। तो ये जो आपका मानसिक विकास होता है, ये सारी चीजें कवर होती हैं आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, मस्तिष्क, सिर, चिंतन, मानसिक। ठीक है, तो कॉग्निटिव का मतलब, जो कॉग्निटिव शब्द है, इसको अगर आप समझ में आए, कभी समझना हो कि क्या होता है संज्ञानात्मक विकास, तो चाहे आप मस्तिष्क का विकास, सर का विकास, चिंतन का विकास, मानसिक विकास, ये सब आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले तो देख लो कि इन्होंने सिद्धांत के कौन कौन से पार्ट किए। ठीक है, तो इनकी ये जो डेवलपमेंटल थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी है, विकासवादी सिद्धांत है डेवलपमेंटल थ्योरी, इसको इन्होंने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक, 2, 3, 4। पहले को इन्होंने बोला है पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी को इन्होंने बोला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है इनका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जो लास्ट है इनका, जो 4th डिवीजन है, उसको बोलते हैं बेटा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सबकी इन्होंने एक एज भी फिक्स कर दी,
चलो भाई देख लो, इस एज देख लो कलर चेंज करके। इसके लिए जो इन्होंने एज बताई वो बताई है 0 से लेकर के 2 साल तक बच्चा रहता है संवेदी गामक में। फिर 2 से 7 साल तक बच्चा रहता है आपका प्री ऑपरेशनल में। फिर 7 से 11 साल तक का बच्चा रहता है यहां पे काम नहीं करता है, 7 से 11 साल तक का बच्चा रहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और 11 से लेकर के 15 साल तक का जो बच्चा होता है वो रहता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो सबकी इन्होंने एक एज भी डिफाइन कर दिया है। अब इसके बाद बेटा हम लोग शब्दों को समझ लेंगे। उसके बाद जब शब्दों को आप समझ जाओगे तो उन शब्दों को, क्योंकि वो शब्द ही इन स्टेजेस की क्वालिटीज होंगी, ठीक है, वही आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हम पहले शब्द को समझ लेंगे और उसके बाद उठा के 1 बाय 1 उनको इसमें रख देंगे। ठीक है, और वो शब्द आपको लिखना भी पड़ेगा क्योंकि वहीं से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग बनाओ, कुछ प्रमुख शब्द। कुछ प्रमुख शब्द। पहला शब्द लिखो बेटा संक्रिया। संक्रिया को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। संक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा ये बताओ आप लोगों ने क्या किया है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए हैं। क्या किया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं, या तो घटाते हैं, या तो गुणा करते हैं, या तो भाग करते हैं। मतलब या तो जोड़ते हैं या तो तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब हुआ माइनस करना, जोड़ने का मतलब हुआ प्लस करना, फिर जोड़ने का मतलब हुआ मल्टीप्लाई करना, फिर तोड़ने का मतलब हुआ डिवाइड करना। तो यानी कि जब भी आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो या तो आप चीजों को जोड़ते हैं या तो उन्हें आप तोड़ते हैं, है ना। या तो आप चीजों को जोड़ते हो या तो आप चीजों को जोड़ोगे या तोड़ोगे। ठीक है, या तो आप चीजों को जोड़ते हैं या आप चीजों को तोड़ते हैं। क्लियर बात। तो संक्रिया हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु को जोड़ना या तोड़ना, जोड़ना या तोड़ना करके कोई भी हम रिजल्ट लेकर के आए, किसी को जोड़ तोड़कर कोई भी अगर रिजल्ट लेकर के आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा संक्रिया या ऑपरेशन। क्या बोलेंगे, संक्रिया या ऑपरेशन। क्लियर बात। किसी वस्तु को जोड़ तोड़कर पहले जैसा करने की कोशिश, पहले जैसा करने की कोशिश। किसी वस्तु को जोड़कर तोड़कर पहले जैसा करने की कोशिश क्या होता है, वो होता है आपका संक्रिया। दूसरा है बेटा आपका वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। कई बार आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चों के सामने रहते हो कि बच्चा, जैसे मान लिया बच्चे को मैंने गुब्बारा दे दिया, ठीक है, या बच्चा कई बार आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ गया उनका मोबाइल ले लेता है, तो आप क्या करते हो कि गुब्बारे को मैंने देख रहा हूं बच्चा उसमें बिजी है, हम चाह रहे हैं बच्चा बहुत ज्यादा खेल रहा है, इससे ना खेले वो, तो हम क्या करते हैं गुब्बारे को उठा के फेंक दिया, पीछे फेंक दिया, टाड़ पे फेंक दिया। क्या हुआ बेटा, गुब्बारा कौवा ले गया। तो अब वो चीज बच्चे की आंख के सामने से तो चली गई, अब वो देख तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो रोता रहेगा, नहीं मुझे, ऐसे ऐसे ढूंढता रहेगा, ऐसे ऐसे देखा होगा, ऐसे ऐसे ढूंढने की कोशिश करता है। कि बच्चे की आंखों के सामने से भले ही कोई वस्तु ओझल हो जाए, परंतु भले ही आंखों के सामने से वस्तु चली जाए लेकिन उसका अस्तित्व, यानी कि उसके बच्चे के दिमाग में वो चीज बनी रहती है कि हाँ ऐसी भी कोई चीज थी मेरे पास। तो भले ही वस्तु आंखों के सामने से ओझल हो जाए परंतु उसका अस्तित्व बना रहता है। इसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व, ये तो मैंने वही लिख दिया ना,
भले ही वस्तु आंखों से ओझल हो जाए, पर उसका अस्तित्व बना रहता है, पर उसका अस्तित्व बना रहता है। भले ही वस्तु आंखों के से ओझल हो जाए पर उसका अस्तित्व बना रहता है। ठीक है बेटा। फिर एक शब्द लिखो जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिक बिहेवियर, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार या बेसिक बिहेवियर। देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ क्वालिटीज जो है वो बच्चों को हम सिखाते नहीं हैं, वो बच्चे के अंदर बाई बर्थ मौजूद होती हैं, तो उसी को बेटा हम लोग सिंपली बोल देते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार या बेसिक बिहेवियर। जैसे हंसना और रोना, बच्चे को हम कभी हंसना नहीं सिखाते हैं, वो जन्म लेने के बाद मुस्कुराना खुद से शुरू कर देता है, कुछ दिन बाद वो रोना, जैसे ही जन्म लेता है तुरंत रोना शुरू कर देता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती हैं, बाई बर्थ कुछ क्वालिटीज जो हैं वो बच्चे के अंदर मौजूद रहती हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार या बेसिक बिहेवियर। लिखो जन्मजात व्यवहार जो किसी अधिगम का परिणाम नहीं है, मतलब उनको किसी द्वारा सिखाया नहीं गया है, जो किसी अधिगम का परिणाम नहीं है, जो किसी अधिगम का परिणाम नहीं है। एग्जाम्पल, भाई बच्चा जन्म लेता है उसके बाद हंसना खुद से शुरू करता है, उसको हंसना तो किसी ने नहीं सिखाया किसी स्कूल। अच्छा ये बताओ किसी स्कूल में बच्चे को हंसना सिखाते हैं? नहीं ना, बच्चा खुद से। तो बस वही बात है, बच्चे को किसी स्कूल में किसी किताब को पढ़ के तो थोड़ी ना रोना पड़ता है, खुद से रोना शुरू कर देता है। भूख लगना, बच्चे को हम बेटा भूख लगेगी तुम्हें, किताब में इंडिकेशंस ऑफ भूख ऐसा कोई चैप्टर तो नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चा जन्म लेता है तभी से उसको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो यही चीजें हैं बेटा आपकी कि कुछ चीजें हैं जो बच्चे को सिखानी नहीं पड़ती हैं, जो किसी अधिगम का परिणाम नहीं है, वो बच्चे के अंदर बाई बर्थ मौजूद होती हैं, उसी को बोलते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। जन्मजात व्यवहार जो किसी अधिगम का परिणाम नहीं है, एग्जाम्पल हंसना, रोना, भूख एसेट्रा। तो ये 3 शब्द हो गए। चौथे पे आ जाओ। चौथा शब्द है आपका बेटा जीववाद। ये वाला शब्द जो है मैंने आपको वहां पर भी बताया था, कहां पे? शैशवावस्था जब पढ़ाया मैंने आपको। चौथा जीववाद, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनिमिज्म। कई बार बेटा इसको याद रखना, इसको कई बार ये इंग्लिश में ही पूछ चुका है, इस शब्द को इंग्लिश में ही पूछ लेता है, हिंदी में भी इंग्लिश में लिख देता है और इंग्लिश में भी इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखेगा ही, हिंदी में भी ये कई बार एनिमिज्म लिख देता है कि एनिमिज्म का अर्थ है। तो इसको भी मैंने आपको बताया है कि जब बच्चा किसी मृत चीज को जीवित समझने लगता है, जब बच्चा किसी मृत चीज को जीवित समझने लगता है तो उसको बोलते हैं जीववाद। इसके लिए मैंने आपको बार बार एक एग्जांपल दिया। सबसे जो अच्छा एग्जांपल इसका मुझे लगता है बेटा मैं वही देता हूं आपको कि कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई बच्चा है, उसके पास एक गुड़िया है। क्या है? उसके पास एक गुड़िया है। अब वो उस गुड़िया से दिन भर खेलेगी, ठीक है, गुड़िया के साथ रहेगी, जहां जाएगी अपनी गुड़िया साथ में लेकर के जाएगी। अगर आपने कभी उसकी गुड़िया को 2 तमाचा लगा दिया तो गुड़िया तो नहीं रोएगी, लेकिन वो खुद रोने लगेगी, क्योंकि उसे लगता है कि जब मुझे मार पड़ती है तो मुझे दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो मैं रोती हूं, इसलिए मेरी गुड़िया को मार पड़ रही है, मेरी गुड़िया को भी तकलीफ हो रहेगी। जब मम्मी बैठ के उसको खाना खिला रही होती है तो इधर वो जो बच्ची होती है वो भी अपनी गुड़िया को खाना खिलाती है। मम्मी लाती है, कहती है चलो बेड पे लेट जाओ, वो आती है बेड पे लेटती है, मम्मी उसको चादर उड़ाती है, वो बगल में तकिया लगा करके अपनी गुड़िया को भी सुलाएगी, उसको भी चादर उड़ाएगी, ठीक है।
उसके कपड़े चेंज करेगी, उसको नहलाएगी धुलाएगी, जैसे जितनी हरकतें मम्मी उसके साथ करती हैं वो हर चीज वो अपनी डॉल के साथ करती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है, उसको ये नहीं पता है कि उसकी डॉल के अंदर लाइफ नहीं है, वो जीवित नहीं है। उसको लगता है कि जैसे मुझे हर चीज करनी होती है ऐसे मेरी गुड़िया को भी करना होता है। यानी कि मृत चीज को जीवित समझना जीववाद कहलाता है। मृत को जीवित समझना, मृत को जीवित समझना क्या है? जीववाद है आपका। चलो एक अगला लिखो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अविलोम्यता। इसको बेटा बहुत नाम है, अविलोम्यता, अपलटावीपन, अप्रतिवर्ती, बहुत ढेर सारे नामों से जानते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नाम इसका फेमस है वो है अविलोम्यता। इसको बोलते किन किन नामों से हैं वो जान लो। अविलोम्यता आ जाए, अनुक्रमणशीलता आ जाए, अपलटावीपन आ जाए, अप्रतिवर्ती आ जाए, तो सबका मतलब यही होता है अविलोम्यता। ठीक है, चलो लिखो अविलोम्यता। अविलोम्यता इंग्लिश में बोलते हैं अनअपोजिटेडनेस। बालक देखो, अच्छा इसका एक एग्जांपल समझो। आप बच्चों को खिलौना ला करके देते हैं, खासकर लड़कों को बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर, ठीक है। अब उनकी क्या आदत है, ये क्या है, कैसे बना है, ये कैसे चलता है, हर चीज जानने की इच्छा है, जिज्ञासु है भाई साहब। वो क्या करेंगे, तुरंत अपनी कार को नेट बोल्ट लेके खोल डालेंगे। अच्छा खोल तो डालेंगे, उनको तो लगा था अभी देख के फिर बंद कर देंगे, लेकिन कौन सा नेट कहां था, किसको कैसे बंद करना था, अब भाई साहब ये दोबारा बंद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा अविलोम्यता का गुण, अपलटावीपन का गुण, कि बच्चा जिस बिंदु से शुरू करता है वापस उसी पर नहीं आ पाता है। बच्चा जिस बिंदु से शुरू करता है वापस उसी पर नहीं आ पाता, इसी को बोलते हैं अविलोम्यता। मैंने बच्चे को एक तार दिया एक बार, ठीक है, मैंने उससे कहा कि इस तार से गोला बनाओ, उसने तार को ऐसे मोड़ दिया, गोला बन के आ गया। मैंने पूछा वो जो भी लंबा वाला तार दिया था वो कहां है, उसने कहा मुझे क्या पता, मुझे तो आपने ये गोला दिया था, मुझे नहीं पता उस तार कहां गया। बच्चे को ये चीजें नहीं पता है कि इस तार को ही, वो भूल समझ नहीं पाता है कि मैंने ही इस तार को मोड़ करके गोला बना दिया है। तो यानी कि जो शुरुआती आकृति होती है बच्चा उसको भूल जाता है, सिर्फ जो प्रेजेंट टाइम में उसके आंखों के सामने रहता है वो उसी को याद रखता है। दो एग्जांपल मैंने दिया, दोनों से आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। लिखो, बालक जिस बिंदु से शुरू करता है वापस उसी पर नहीं आ पाता, इसे अविलोम्यता कहते हैं। बालक जिस बिंदु पर शुरू करता है वापस उसी पर नहीं आ पाता, वापस उसी पर नहीं आ पाता। अब इसके बाद एक पॉइंट और लिखो, एक आता है बेटा आपका संरक्षण, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस नहीं आ पाता, उसी एग्जांपल को समझो। मैंने बच्चे को ये तार के सहारे से एक रेक्टेंगल बना करके दिया है। अब इस रेक्टेंगल से को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा पतला किए दे रहा हूं, ठीक है। अब मैंने बच्चे से पूछ लेता हूं कि ये वाला कहां गया, जो भी मैंने आपको स्क्वायर बना के, मान लिया कि ये स्क्वायर था, थोड़ा सा इसको सिंपल करने के लिए मैं आपको स्क्वायर बना देता हूं ताकि दोनों में आपको अंतर दिखे। मैं बच्चे से पूछूंगा कि अभी जो स्क्वायर था वो कहां गया, बच्चा कहेगा मुझे नहीं पता। यानी कि शुरुआती आकृति में कोई भी शेप है, उसके अगर शेप में मैंने कोई चेंज कर दिया तो बच्चा शुरुआती शेप को भूल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं संरक्षण का अभाव, मतलब बच्चे को चीजें याद नहीं रहती हैं, बच्चे को चीजें याद नहीं रहती हैं, संरक्षण का अभाव होता है।
शुरुआती आकृति में कोई बदलाव करने पर शुरुआती आकृति को भूल जाना। शुरुआती आकृति में कोई बदलाव करने पर शुरुआती आकृति को भूल जाना। क्या है आपका ये है आपका संरक्षण का अभाव। ठीक है, अगर आप याद रख ले रहे हो तो यानी कि ये संरक्षण आ गया है। अगर संरक्षण का अभाव है तो तब फिर ये क्लियर हो गया बेटा, भूल जाना। यहां पे लिख लेना संरक्षण का अभाव, चाहे कहिए तो मैं ही लिख दूं आपके लिए, नहीं तो आप कहोगे सर आपने लिखा नहीं था वहां पे, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लिख लो संरक्षण का अभाव, तब ये क्लियर होगा। लेकिन अगर बच्चा इसको याद कर लेता है, वो शुरुआती आकृति बता देता है कि अभी आपने इसको ऐसे तो मोड़ के किया है, तो उसके अंदर आ जाएगा संरक्षण। अगर नहीं बता पाएगा तो संरक्षण का अभाव। ठीक है, फिर एक क्वालिटी होती है बेटा जो कि मैंने अभी आपको समझाई थी, भाषा की, अहम केंद्रित भाषा। 7वां अहम केंद्रिता, ये क्वालिटी भी है। ठीक है, अहम केंद्रिता जो बच्चे के अंदर पाई जाती है शैशवावस्था में। बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। फिर एक आता है आपका स्कीमा। ये लास्ट वर्ड है जो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि लगभग जितने इंपॉर्टेंट वर्ड थे मैंने आपको बता दिया है। एक और देख लो, बाकी इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना, वर्गीकरण करना, ये सब तो आपको पता है ना कि वर्गीकरण का मतलब होगा कि अलग चीजों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वर्गीकरण करना। ठीक है, तो ऐसे कॉमन, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, संगठन बनाना, तो ये सारी चीजें आपको पता है, सिंपल शब्द हैं। बाकी जो टफ वर्ड्स थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, लिखो स्कीमा। स्कीमा जो वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल कई बार एग्जाम में आता है। इसी में जो स्कीमा है इसी में TA लगा दीजिएगा, TA, स्कीमेटा। तो स्कीमेटा जो है वो आपका प्लूरल हो जाएगा, और स्कीमा जो है आपका ये सिंगुलर है। स्कीमेटा प्लूरल है और स्कीमा सिंगुलर है। तो देखो बेटा, आपके पास दिन भर में हजारों इंफॉर्मेशन आती है, कई ढेर सारी चीजें आपको नई पता चलती हैं। आप क्या करते हो, जैसे आप चैप्टर को याद करने बैठते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आपके पास जानकारी जो है वो चल के आई, जानकारी जो है आपके पास चल के आई। अब आप उस जानकारी को, उस सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में आप अपने दिमाग में भेजते हो। ठीक है, जानकारी मिली, हाँ आज मुझे ये बात नहीं पता चली। अब जब दिमाग में गई तो दिमाग ने उस जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अपने दिमाग में सही से स्टोर कर लिया, व्यवस्थित ढंग से स्टोर किया। इसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा को अगर आप सिंपल एक शब्द में समझना चाहो तो स्कीमा को हम लोग सूचना बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर दिमाग में व्यवस्थित ढंग से रखना स्कीमा कहलाता है। याद रखना, स्कीमा आपसे कभी भी पूछेगा तो वहां पे सूचना के साथ व्यवस्थित शब्द, ऑर्गेनाइज्ड वर्ड जरूर मिलेगा कि सूचना को, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना क्या कहलाता है, तब होगा आपका आंसर स्कीमा। सूचना के छोटे छोटे, जिन्हें वह अपने दिमाग में सुव्यवस्थित ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से रखता है। ठीक है, तो ये आपका स्कीमा। पूरा पेज बेटा एक बार देख लो
क्योंकि ये पूरा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बेटा बात? जल्दी से बताइए, इतनी बात आपको क्लियर हुई? चलिए बताइएगा। इसके बाद जो मैं आपको बताने चल रहा हूं बेटा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में फिक्स है कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर तो फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। देखो, आपके पास एक स्कीमा आई, स्कीमा का मतलब मैंने आपको अभी भी बताया, क्या? सूचना। अब देखो भाई, सूचना आई तो आपको सूचना को अपने दिमाग में रखना है, तो यानी कि आपको उस सूचना का को अडाप्ट करना है, अपने दिमाग में रखना है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन करना है। ठीक है, कोई सूचना आई, कोई स्कीमा आया। देखो बेटा, सिंपल सी एक कहानी सुनो इसको पहले। एक स्कीमा है, एक नई जानकारी आई। नई जानकारी के आने से आपके दिमाग में उथल पुथल हुई। क्या है ये? ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता था। आपके दिमाग में एक डिसइक्विलिब्रियम क्लियर, असाम्य धारण, असंतुलन क्रिएट हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हुआ। अब इस डिसइक्विलिब्रियम को दूर करने के लिए आपको अपने दिमाग से आपको उस सूचना को अपने दिमाग में रखना है तो यानी कि उस सूचना का अनुकूलन करना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडाप्टेशन। अडाप्ट करना है उस सूचना का। अब उस सूचना को अडाप्ट करने के मेरे पास दो तरीके हैं मेरे पास। बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, बहुत वीडियोस देख डालोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा अगर आज नहीं समझ में आया तो। इसलिए अब बिल्कुल पेन कॉपी किताब बंद करके यहां पे फोकस हो जाओ। मैं फिर से एक बार आपके लिए बता रहा हूं। देखो, पहले एक सूचना आई, एक इंफॉर्मेशन आई। उस इंफॉर्मेशन के पता चलने से मेरे दिमाग का पूरा जो तराजू बाट था सब हिल गया। क्या है? ऐसा होता है, मुझे तो ये बात नहीं पता था। एक असंतुलन क्रिएट हुआ, दिमाग हिल गया मेरा। अब ये जो दिमाग हिला है, इसको फिर से आपको बैठाना पड़ेगा, तो उसके लिए उस सूचना को मुझे अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, अनुकूलन करना पड़ेगा, एडाप्टेशन करना पड़ेगा। अब इस एडाप्टेशन को करने के लिए जीन पियाजे ने दो रास्ते बताए कि किसी भी सूचना को अगर अपने दिमाग में रखना है तो आपके पास दो तरीका है। एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। क्या होता है? एसिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आत्मसात्करण करना, या फिर उसका समायोजन करना। क्या करना? समायोजन करना। अब सूचना आई, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल जैसे आई थी मुझे, जैसे मैंने मान लिया, पहले आपको क्या दिखाया? पहली बार मैंने आपको ये मोबाइल दिखाया, आपने देखा, आपने इसको देखा और जान लिया कि ये मोबाइल है। आपने इसको देखा, आपको पता चल गया ये मोबाइल है, आपने इसको उठा के अपने दिमाग में रख लिया कि जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखेगा तो यानी कि वो मोबाइल हो जाएगा। आपने कहा ठीक है भैया, जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा तो हम मोबाइल मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ कि आपने रिमोट दिखाया। अब आपको पता चला कि जैसा मोबाइल होता है वैसा ही रिमोट भी होता है। आपने कहा ठीक है, तुम भी आओ, उसको भी उठा करके रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसा मोबाइल होता है वैसा रिमोट है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को मैंने दिमाग में रख लिया कि या तो ये मोबाइल होगा या फिर रिमोट होगा। दो सूचना मिली, दोनों को एज इट इज जैसे आई थी मैंने रख लिया। तो यानी कि जब सूचना आई, बिल्कुल वैसी ही सूचना, बिल्कुल नई जानकारी मुझे पता चली, तो मैंने क्या किया? उसको आत्मसात किया। लेकिन अब मुझे पता था, मान लिया कि दूसरा एग्जांपल समझो कि कोई जानकारी आई, मेरे पास एक नई जानकारी आई और उस नई जानकारी के आने से मेरी पुरानी वाली जानकारी गलत हो गई। जैसे मान लिया कि मुझे पता था कि जो गाय होती है वो सफेद कलर की होती है और जो भैंस होती है वो काले कलर की होती है। फिर कुछ दिन बाद मैंने वो जो हाइब्रिड गाय आने लगी है वो काली होती हैं। कुछ दिन बाद मैंने बच्चा था, बच्चे ने देखा काली कलर की गाय। उसने कहा मम्मा वो भैंस जा रही है। मम्मा ने कहा अरे कहाँ भैंस जा रही है? कहा वो देखो मम्मी काली है, वो भैंस तो है। मम्मी ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है,
गाय सफेद भी होती है और गाय काली भी होती है। तो उसने कहा ऐसा होता है। फिर उसने अपने दिमाग देखो, इस जानकारी के आने से उसकी पुरानी वाली जानकारी अब गलत हो रही है, तो उसने क्या किया, चेंज किया अपनी जानकारी में। क्या किया, चेंज किया कि गाय काली भी होती है, गाय सफेद भी होती है। तो क्या हुआ कि जब किसी नई जानकारी के आने से आपकी पुरानी जानकारी गलत हो जाए, उसमें कुछ चेंज करना पड़े, मॉडिफिकेशन करना पड़े, तो समायोजन होगा। लेकिन जब कोई इंफॉर्मेशन आई और एज इट इज आपने उसको अपने दिमाग में रख लिया, तो वो हो जाता है आपका एसिमिलेशन या आत्मसातकरण करना। क्लियर? चलो अब ये तो बेटा, अब देखो, जब आपने उस जानकारी को दोनों को अपने दिमाग में, चाहे आपने किसी जानकारी को आपको दिमाग में रखना था, अब चाहे आपने उसको आत्मसात कर लिया, चाहे उसका आपने समायोजन कर लिया, जब आप वो दिमाग में आपके स्टोर हो जाएगी, तो फिर एक सिचुएशन बनेगी। यहां पर ये जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ था, असंतुलन आया था, फिर से आपके दिमाग में आ जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन बन जाएगी। क्या बनेगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बन जाएगी। क्लियर? तो ये है बेटा इसकी पूरी कहानी, जो ऐसे ऐसे आके आपको कंप्लीट होती है। इसको अभी मैं फिलहाल लिखवा रहा हूं, फिलहाल एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया। चलो अब इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब मैं आपको जो मुद्दे की चीज है, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, उतना बता रहा हूं आपको। देखो बेटा, किसी जानकारी का अनुकूलन करना होता है, अपने दिमाग में रखना होता है, तो उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका एडाप्टेशन और एक होता है एक होता है आपका एसिमिलेशन और एक होता है आपका एकोमोडेशन। तो किसी जानकारी को अपने दिमाग में स्टोर करने या उसको रखना, उसको बोलते हैं जानकारी का अनुकूलन करना। क्या बोलते हैं? जानकारी का अनुकूलन करना, यानी कि उसको एडाप्ट करना, एडाप्टेशन। अब इस जानकारी के एडाप्टेशन के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। से या तो मैं जानकारी को आत्मसात करूंगा, एसिमिलेशन करूंगा, एसिमिलेशन करूंगा, या फिर मैं जानकारी का एकोमोडेशन करूंगा। एकोमोडेशन को हम बोलते हैं समावेशन, सॉरी समायोजन, समायोजन, और इसको समावेशन बोलते हैं या तो आत्मसातीकरण बोलते हैं। आत्मसातकरण या समावेशन भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं। ठीक है? जब जानकारी, याद रखना कि जब दो जानकारियों के बीच में कोई हम लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सिंपल से आई, सिंपल से दिमाग में रख लिया, तो क्या होगा आपका, तो हो जाएगा आपका एसिमिलेशन। जब जानकारियों के बीच में कोई विरोध नहीं होगा, जैसे आई वैसे दिमाग में रख लिया, तो उसको बोलेंगे बेटा एसिमिलेशन। ठीक है? जब जानकारी जो है वो बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जैसे जानकारी आई और उसको एज इट इज दिमाग में रख लिया, तो आत्मसातीकरण। अगर परिवर्तन किया, जानकारी में कोई चेंज किया है, आपके उसने जो पहली जानकारी आपको पता थी उसमें आपको चेंज करना पड़ा, तो आपको एकोमोडेशन। ठीक है? जब जानकारी बिल्कुल नई हो, जब जानकारी बिल्कुल नई हो, तो उसको वहां पे हम आत्मसातकरण करते हैं। जब दो जानकारी में विरोध उत्पन्न हो और
परिवर्तन करना पड़े, सामंजस्य के लिए। तो वहां पे आपका समायोजन होगा। क्लियर हुई बेटा बात? अच्छा, इसका एक और एग्जांपल समझो। मेरे घर में काला कलर का कुत्ता था। देखो बेटा, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत लेट से बच्चे समझते सब लोग हैं, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं आपको आज ही की क्लास में समझ में आए। देखो, मेरे घर में एक काला कुत्ता मैंने पाल रखा था, एक सफेद बिल्ली भी पाल रखी थी। अब मैंने देखा, सबसे पहले मैं कुत्ता लेके आया था, तो घर में जो बच्चा था मैंने उसको कहा, बेटा ये देखो, ये कुत्ता है, इसके 4 पैर होते हैं, काला कलर का है कुत्ता। उसने कहा ठीक है, यानी कि उसने अपने दिमाग में एक स्कीमा बना के रख लिया कि कुत्ता है तो यानी कि अगर कभी कुत्ता दिखेगा तो इसके 4 पैर होंगे और ये काले कलर का होगा। फिर कुछ दिन बाद मैं बिल्ली लेके आया। बिल्ली भी किस्मत से मेरी काली निकल आई, हाइब्रिड बिल्ली लेके आया, काली निकल आई, उसके भी 4 पैर थे। अब कुछ जैसे बच्चे ने देखा, उसने कहा वाह भैया, अब तो फिर से आप तो एक और कुत्ता ले आए। मैंने कहा अबे कुत्ता मैं भाई कहां लेके आया, कुत्ता कहां है? बेटा ये बिल्ली है। तो उसने कहा अरे अजीब बात करते हैं भैया आपने उसी दिन बताया था कि काला होगा, 4 पैर होंगे, पूंछ होगी, तो कुत्ता होगा। देखिए ये काला है, 4 पैर है, पूंछ है, तो यानी कि ये कुत्ता होगा। जब पहली बार मैंने उसको दिखाया था तो उसने क्या किया था, एसिमिलेट कर लिया था जानकारी को। अब दोनों जानकारियों के बीच में उसके विरोध उत्पन्न हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा ये बिल्ली है। तो उसने कहा अब बताओ अब क्या करें। तो मैंने कहा देखो बेटा, ये बोलेगा तो भौं भौं करेगा, ये बोलेगी तो म्याऊं म्याऊं करेगी। तो उसने कहा अच्छा, मतलब ये अंतर है कि कुत्ता भौं भौं करता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो अब उसने अपनी जानकारी में थोड़ा सा चेंज किया कि ये जरूरी नहीं है कि 4 पैरों वाला होगा और काला होगा तो वो कुत्ता होगा, हम उसकी आवाज के आधार पर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये होता है समायोजन की जानकारी में थोड़ा सा चेंज आया। लेकिन जब उसको मैंने पहली बार दिखाया कि ये कुत्ता है, इसके देखो बेटा 4 पैर हैं, ये इसके 4 पैर हैं और ये काले कलर का है, उसने तुरंत मान लिया, उसने उस जानकारी का तब आत्मसात किया। लेकिन जब मैं बिल्ली भी उसी कलर की लेकर के आया, उसको दिखाया, तब उसने अब जो जानकारी में चेंज किया अपने, उसको समायोजन बोलते हैं। अब आई होप कि आपको बहुत समय देकर के मैंने बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि अब ये चीज आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी। क्लियर बात? क्लियर बात बेटा? चलो अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। अब हम लोग एक एक स्टेजेस लेंगे और एक एक स्टेज से जीन पियाजे के ने कौन सी स्टेज में क्या क्या क्वालिटियां बताई हैं उनको देखेंगे। पहली स्टेज है संवेदी पेशीय अवस्था, या संवेदी गामक या संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको आप लोग बोलते हो सेंसरी मोटर स्टेज। एज 0 to 2 years, सेंसरी मोटर स्टेज। पहला मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी बेटा, वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो इसी स्टेज में आ जाती है कि बच्चे की आंखों के सामने से चीजें भले ही गायब हो जाए, लेकिन बच्चे को याद रहता है कि कुछ चीज थी अभी मेरे पास जो इन लोगों ने मुझसे छीन लिया है। वो रोएगा, उसके लिए चिल्लाएगा। एक चीज होती है बेटा परावर्ती क्रिया, ये मैंने आपको नहीं लिखाया शायद वहां पे, परावर्ती क्रिया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जब बच्चा कोई काम करना सीख जाता है तो वो बार बार वही करके खुशी महसूस करता है। जैसे बचपन में देखा होगा बच्चों के अंगूठा चूसने की आदत, वो भाई हाथ उसका सबसे पहले उठता है तो सीधा मुंह में जाता है बचपन में। अब आप हाथ निकालते हो, तुरंत बाहर ऐसे पकड़ोगे, बाहर करोगे, तुरंत फिर लेके आएगा, फिर नहीं, फिर तुरंत, फिर वो क्या होता है, उसको मजा आता है वो चीज करने में। जो चीज भी वो करना सीख जाता है उसको बार बार करके वो इंजॉय करता है। तो ये इसको बोलते हैं परावर्ती क्रिया की। जब बच्चा किसी कार्य को करना सीख जाता है तो वह बार बार उसी काम को करके मजा लेता है, आनंद की अनुभूति करता है। इसको बोलते हैं परावर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद आता है बेटा आपका मानसिक निरूपण।
मेंटल स्टेबिलिटी इसी स्टेज में आ जाती है। फिर आता है आपका अनुकरण करना, बच्चा आपको देखेगा, फॉलो करेगा, जैसे आप करोगे वैसे बच्चा भी करेगा। कहते हैं ना कि बच्चे बंदर एक समान, तो बिल्कुल वही है कि बंदर भी आपका अनुकरण करता है, बच्चा भी आपका अनुकरण करता है। फिर एक आता है, मैंने आपको बताया था अभी अभी, मूल प्रवृत्त्यात्मक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, बेसिक बिहेवियर, ये भी होता है आपका। एक होता है आपका लक्ष्य उदयनिष्ठ व्यवहार, कि जैसी मेरी जरूरत है उस हिसाब से मैं आपसे व्यवहार करूंगा। अगर मुझे पता चल गया कि आप मुझे चॉकलेट देने वाले हो तो मैं आपकी गोदी में जाऊंगा, अगर मुझे पता है कि आपसे चॉकलेट नहीं मिलने वाला तो मैं आपकी गोदी में नहीं जाऊंगा। तो ये हो गया आपका लक्ष्य उदयनिष्ठ व्यवहार। एक और लिख लो, स्मृति एवं इंद्रियों द्वारा सीखना, बच्चा सेंस ऑर्गन के आधार पर सीखता है। स्मृति एवं इंद्रियों के आधार पर सीखना, स्मृति एवं इंद्रियों के आधार पर सीखना। तो ये क्वालिटीज हो गई आपकी बेटा संवेदीगामक अवस्था की। फिर और लिखो, फिर लिखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, कब से कब तक? तो 2 से 7 साल तक। चलो भाई अब जल्दी से बताओ, आपने अभी अभी मैंने आपको बताया था अविलोम्यता, कि जब बच्चा कोई भी काम शुरू तो करता है लेकिन वापस से शुरुआती बिंदु पर नहीं आ पाता। एक चीज मैंने आपको अभी भी बताई थी, संरक्षण का अभाव, कि बच्चा चीजों को याद नहीं रख पाता है। अगर शुरुआती आकृति में कोई बदलाव हो जाए तो बच्चा उसको याद नहीं रख पाता है। ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई थी केंद्रीकरण, कि किसी चीज को अपने नजरिए से सिर्फ देखना, इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। एक चीज मैंने आपको बताई थी जीववाद, एनिमिज्म। ठीक है। और बताओ, अविलोम्यता हो गया, संरक्षण का अभाव हो गया, केंद्रीकरण हो गया, जीववाद हो गया, गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत। बच्चा इसी स्टेज में, देखो 2 से 7 साल में आप होता है ना, 5 के बाद आप स्कूल जाते हो तो आप यहां पे गिनती वगैरह सीखने लगते हो। गिनती, वर्णमाला, क्रम की शुरुआत। एक चीज और लिख लो, चिन्ह और संकेत समझना भी आप यहीं से शुरू कर देते हो। चिन्ह और संकेत समझना, चिन्ह और संकेत समझना भी आप इस स्टेज में शुरू कर देते हैं। चलो अब अगले पेज पे आ जाओ, लिखो पूर्व हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एज क्या है? 7 से है 11 साल। अभी वहां पे आपने लिखा था बेटा संरक्षण का अभाव, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा यहां पे बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण आ जाएगा, बच्चा चीजों को याद रख लेगा। वहां पे अभी आपने लिखा था विलोम्यता का गुण, यानी कि बच्चा शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता, अविलोम्यता। यहां पे बच्चे के अंदर विलोम्यता का गुण आ जाएगा। एक चीज मैंने पीछे देख लूं, मैंने केंद्रीकरण लिखा है कि विकेंद्रीकरण, इसको बेटा चेंज कर लेना, ये थोड़ा सा इसमें लिखो विकेंद्रीकरण। यहां पे बच्चा किसी भी चीज को सिर्फ अपने नजरिए से देखता है, ठीक है, विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण, ठीक है। लेकिन जब बच्चा इस स्टेज में आता है तो बच्चे के अंदर केंद्रीकरण का भाव शुरू हो जाता है, वो अपने साथ साथ दूसरे के नजरियों को समझने लगता है, केंद्रीकरण हो जाता है। संरक्षण हो गया, विलोम्यता हो गया, केंद्रीकरण हो गया।
काम के पीछे कपड़े धूप में क्यों सूखते हैं ये जानने की कोशिश करेगा। पंखा गोल गोल क्यों घूम रहा है ये जानने की कोशिश करेगा। तो कार्य कारण संबंध ढूंढेगा। बच्चे को यहाँ पे अब क्रम परिपक्व हो जाएगा, गिनती वगैरह उसको याद हो जाएगी, तो क्रम परिपक्वता आ जाती है, क्रम परिपक्व। श्रृंखला का ज्ञान हो जाएगा, श्रृंखला। वर्गीकरण कर लेगा बच्चा, यानी कि बच्चा चीजों को ग्रुप में अलग अलग कर लेगा। वर्गीकरण, सामूहिकरण, जो भी बोलते हो आप, उसकी शुरुआत हो जाएगी। तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाएगी, तार्किक चिंतन की शुरुआत, तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाएगी। गणितीय संक्रिया यानी कि प्लस माइनस भी सीए से बच्चा कर लेता है। इसी से बच्चा क्या गोला होता है, क्या स्क्वायर होता है, क्या रेक्टेंगल होता है, इन सबको भी यहीं से समझने लगता है। टेस्ट वगैरह का ज्ञान हो जाता है उसको, मतलब क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या कड़वा है, क्या गर्म है, क्या ठंडा है, ये सारी चीजें भी बच्चा इसी स्टेज में जान जाता है। ठीक है बेटा, चलो एक लास्ट लिख लो यहां पे अब, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एज है आपकी 11 से लेकर के 15 साल। यहां देखो एक चीज जो इंपॉर्टेंट लिखे मैंने कि तार्किक चिंतन की शुरुआत, लेकिन मूर्त तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। यहां पे लिख लेना ब्रैकेट बना के मूर्त, कि यहां पे सिर्फ मूर्त तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। लेकिन जब बात यहां पे आ जाएगी, हालांकि इतनी बड़ी लाइन जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ मुझे चिंतन लिखना है, ठीक है, कि किसी भी प्रकार का चिंतन हो जाए वो बच्चे को इस एज में आने लगता है। यहां पे लिखो अमूर्त तार्किक अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन की शुरुआत हो जाती है यहां पे, अमूर्त चिंतन। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, बहुत पूछता है एग्जाम में, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित अमूर्त तर्क, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। अपसारी चिंतन, परिपक्व तार्किक चिंतन, यहां पे आप मेच्योर्ड लोगों की तरह बात करते हो, परिपक्व हो जाते हो, ठीक है, तो परिपक्व तार्किक चिंतन। ठीक है, क्लियर हुई बेटा बात। तो इस तरीके से ये चार चीजें, चारों स्टेज में कौन कौन से गुण होते हैं मैंने आपको बढ़िया से बताया है। अब लास्ट में आ जाओ, हेडिंग बनाओ, कुछ प्रमुख बातें हैं जो इनके सिद्धांत, जो इनका कॉग्निटिव थ्योरी है, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स नोट कर लो, जो एग्जाम में फैक्ट, अगर फैक्ट पूछेगा तो यही पूछेगा, की पॉइंट्स। पहली चीज जान लो कि पियाजे ने चूंकि देखो बेटा एज दे दी है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, यानी कि जो इन्होंने जो क्रम दिया है उसको हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते, फिक्स है इनकी हर चीज, इनके क्रम को हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ये वाली बात एक लिख लेना कि पियाजे के सभी चरण स्थिर है, इनका क्रम बदला नहीं जा सकता। पियाजे के सभी चरण स्थिर है, इनका क्रम बदला नहीं जा सकता, इनका क्रम बदला नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, सभी चरण जो हैं वो गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं, सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं, सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं।
और उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं कि गुण उस अवस्था में एकदम से आएंगे, हो सकता है उसकी पिछली अवस्था में भी दिखने लगे। एक चीज और लिख लो, पियाजे, ये एग्जाम में बेटा ये वाली लाइन पूछी गई है आपसे, मानते थे कि बुजुर्गों का चिंतन वयस्कों से डैश और पियाजे मानते थे कि बुजुर्गों का पियाजे मानते थे कि बच्चों का चिंतन बुजुर्गों से, वयस्क नहीं, यहां पे बच्चा लिख लो, बच्चों से प्रकार और मात्रा डैश डैश प्रकार, सॉरी दोनों में अलग हैं, दोनों में अलग हैं। बताओ किसमें किसमें, ये एग्जाम में पूछा है बेटा, ये वाली लाइन आपसे एग्जाम में पूछी गई है, तो हाईलाइट करके यहां पे मैं लिख दूं दोनों ब्लैंक्स। एक है आपका प्रकार, जो बुजुर्गों का चिंतन है वो बच्चों से प्रकार में भी अलग है और मात्रा में अलग, मात्रा दोनों में अलग है, प्रकार और मात्रा दोनों में अलग है। क्लियर हुई बात? फिर एक किताब है, लिख लो, इन्होंने एक किताब लिखी है जहां से ये वाला सिद्धांत लिया गया था, द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो 3 किताबें टोटल मैंने बताई आपको, द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन सी, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। टोटल 3 किताबें मैंने आपको इनकी बताई हैं, ठीक है बेटा? क्लियर? तो इससे ज्यादा आपसे पियाजे के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, देख लो एक बार मैंने कितना बता डाला है आपको, इसको पढ़ डाला तो आपकी लाइफ पियाजे के बारे में हो जाएगी झिंगा लाला। जीन पियाजे जन्म 1896, 1980 तक जीवित थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, पेशे से जंतु विज्ञानी थे। बालक को इन्होंने नन्हा वैज्ञानिक कहा है और बताया कि इन्होंने ये अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। इनको 3 सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े हैं, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। भाषा एवं विचार का सिद्धांत, 2 प्रकार की भाषा, फिर विचार को वरीयता दिया है, फिर नैतिक विकास का सिद्धांत जिसके 3 पार्ट, किताब का नाम, फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, फिर ये था इनका डेवलपमेंटल थ्योरी। तो ये रही उसके बाद की पूरी कहानी, कुछ प्रमुख शब्द, अनुकूलन, समायोजन और समावेशन में अंतर बताया है मैंने आपको, और फिर ये थी उनकी कुछ स्टेजेस और यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु भी बता दिया है। तो अब इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, काफी लंबी हो गई आपकी क्लास भाई। तो लेकिन एक क्लास में आप पूरा जीन पियाजे पढ़ लिए हैं, सबसे अच्छी बात यह है मैंने जानबूझ के बेटा क्लास को थोड़ा सा लंबा लिया, चाहते तो 45-45 मिनट में 2 पार्ट में कर देते, लेकिन फिर आपका पियाजे से जो फ्लो है ना वो टूट जाता। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको पूरा जीन पियाजे से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा, तो इस क्लास को एक बार में देख डालो और 2 बार देखो और सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर इसके बाद भी कोई डाउट, कोई चीज जैसे अनुकूलन, समायोजन, समावेशन, मुझे पता है दिक्कत होती है, हालांकि मैंने अपने तरफ से बहुत बेहतरीन समझाने की कोशिश की है, नहीं आता है 2-4 एग्जाम्पल और लिया जाएगा और समझा जाएगा, तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है? मैं कमेंट आपके चेक करूंगा। टिल देन अभी चलते हैं, फिलहाल मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।